गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं रेनू गुप्ता आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत हमारा बिंदु है मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर। यह हम इसे कहते हैं मापनियाँ। मनोवैज्ञानिक मापन के लिए प्रयोग की गई मापनियाँ इसे हम कह सकते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था मापन का अर्थ। मापन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी चर राशि को अंक प्रदान करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। या भौतिक वातावरण में हम देखें विभिन्न वस्तुओं के आकार, प्रकार, वजन आदि को नापने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को नापने के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के भौतिक वातावरण में जो चीज़ें नापी जाती हैं, किसी कमरे का आकार नापना है, किसी वस्तु की लंबाई नापनी है, किसी की गहराई नापनी है, तो इन कामों के लिए इस प्रकार उनकी जांच करने के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। और भौतिक इकाइयों के, भौतिक वस्तुओं के इस प्रकार के मापन को हमने नाम दिया था भौतिक मापन। भौतिक मापन। लेकिन अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्यों मापन पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको मूल्यांकन के बारे में बताया था कि मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत आवश्यक है। तो मापन क्यों आवश्यक है, हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपने निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट मूल्यांकन के स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको समझाया था कि भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न शिक्षा आयोगों ने समितियों के गठन के द्वारा अपने शिक्षा प्रक्रिया में मापन को महत्व दिया। मापन क्यों आवश्यक है। अब बात आई हमारे पास कि शिक्षा मनोविज्ञान में मापन की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, अनुभव, कौशल, ज्ञान, उनके विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्य करने की क्षमता, इन सबको मापने के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। और इन सबको जब मापा जाता है, इन सब के लिए जिस प्रकार के मापन का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक या मानसिक मापन। क्या कहते हैं हम उसे, मानसिक मापन। ये कहते हैं हम भौतिक वस्तुओं का जो मापन किया जाता है उसे हम कहते हैं भौतिक मापन। और मानसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो मापन किया जाता है छात्रों का उसे हम कहते हैं मानसिक मापन। मानसिक मापन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह टोटली छात्रों के बौद्धिक स्तर से संबंधित होता है, मन से संबंधित होता है, मानसिक स्तर से संबंधित होता है। इसी में मैंने आपको बताया था कि मापन के 3 कार्य होते हैं। इसके अंतर्गत साफल्य, निदान और शोध। साफल्य, निदान और शोध। साफल्य किसी की सफलता या असफलता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निदान किसी के छात्र की कमजोरियों को डायग्नोसिस करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि छात्र जिन शिक्षण विधियों का हमने प्रयोग किया है शिक्षक के लिए मापन करने के लिए, छात्र का मापन करने के लिए इन तीनों ही बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक छात्र के विषय में उसे स्पष्ट घोषणा भी करनी पड़ती है कि वह सफल हुआ है या असफल हुआ है। अगर वह सफल हुआ है तो उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं, अगर वह असफल हुआ है तो हमारी तकनीकियों में हम सुधार कर सकते हैं। उनके कारण जानने के लिए निदान का प्रयोग किया जाता है कि छात्र जो तकनीकी हमने यूज की है, जो विधियाँ हमने, शिक्षण विधियाँ हमने काम में ली हैं, वह कारगर हुई हैं या नहीं हुई हैं। नहीं हुई हैं तो क्यों नहीं हुई हैं, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार से हम निदान का प्रयोग करते हैं। निदान के बाद उसी में आता है उपचार। जब हमें पता चल जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि जैसे चिकित्सक के पास जाने पर वह जांच लिखता है, जांच होती है डायग्नोसिस प्रोसेस, उसने जांच लिख दी, अब किसी को बता दिया कि हाँ आपको डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ है से तो डायबिटीज़ नहीं मिट जाएगी, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके उपचार की आवश्यकता पड़ेगी। सेम वैसे ही है, मापन के द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसके बाद उसमें सुधार आवश्यक है, उसमें उसके लिए उपचार आवश्यक है कि जो शिक्षण विधि हम काम में ले रहे हैं वह लो लेवल के छात्र के लिए, निम्न बौद्धिक स्तर वाले छात्र के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे इस बच्चे को दूसरे के बराबर लाया जा सकता है,
इस प्रकार की प्रोसेस मापन के अंतर्गत आती है। अगला है रिसर्च। हम छोटी छोटी बिंदुओं की खोज कर सकते हैं, उसके विस्तार से उसका अध्ययन करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। ये तो थे मापन के कार्य। अब थे हमारे मापन के में आने वाली कठिनाइयाँ। ये कठिनाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण थी कि वास्तव में समस्याएं कि मापन कैसे किया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया भौतिक मापन। मापन के 2 भाग होते हैं, मानसिक मापन और भौतिक मापन। बालक की रुचि, अभिवृत्ति, स्मृति, अभियोग्यता, योग्यता को मापने के लिए मानसिक मापन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको समझाया भी था कि भौतिक मापन और मानसिक मापन में क्या क्या अंतर विद्यमान होता है। भौतिक मापन अधिक शुद्धता लिए हुए होता है और जबकि मानसिक मापन अनुमान पर आधारित होता है, उसमें उतनी शुद्धता, वस्तुनिष्ठता विद्यमान नहीं होती है। यही हमारी मापन की समस्याएं थी कि जब कोई व्यक्ति मापन करता है किसी व्यक्ति का तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती है। अप्रत्यक्षता की समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं मानसिक मापन से संबंधित है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान में जब छात्र का मापन करते हैं तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं मापन करने के लिए कि अप्रत्यक्ष मापन है। मैंने आपको बताया कि क्या ये कार्य होना चाहिए। एक बिंदु छोड़ दिया कि समाज में दहेज लेना पाप है, तो सबने बोला हाँ दहेज लेना पाप है, लेकिन जब उसकी खुद की बहन की शादी होती है, खुद की बेटी की शादी होती है, तो वह दहेज के लिए हाथ फैला देता है। तो क्या स्पष्ट मापन हुआ? नहीं हुआ। हमने कह दिया कि हमारे क्लास में सभी विद्यार्थी ऐसे हैं जो दहेज को एक कुप्रथा मानते हैं, दहेज को एक सामाजिक बुराई मानते हैं और उन्होंने दहेज ना लेने की कसम खाई है। लेकिन जब वही व्यक्ति, वही बालक बाहर जाके ऐसे समाज में प्रवेश करता है कि वह दहेज लेता है, तो हम उसके विषय में स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं हमारे इस पर अच्छे मापन के अंतर्गत आती है। मानसिक मापन में आने वाली ये समस्याएं होती हैं जिनमें परिशुद्धता की समस्या, वस्तुनिष्ठता की समस्या, भविष्यवाणी की समस्या कि हम इसके किसी बालक के विषय में एक लेवल के आधार पर स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अब अगला हमारा टॉपिक है मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर। देखिए भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न स्तर बताए हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्टीवेंस के अनुसार स्टीवेंस ने 1954 में मानसिक मापन, मनोवैज्ञानिक मापन के 4 स्तर बताए हैं। कितने स्तर? 4 स्तर बताए हैं। स्टीवेंस ने कहा है कि मापन के लिए 4 स्तर जरूरी हैं। इसका विवरण इन्होंने ये बताया। 4 प्रकार की मापनियाँ प्रयोग की जा सकती हैं। पहला है नामिक या वर्गीकृत मापन या मापनी। इसमें पहला है हमारा 4 लेवल इन्होंने बताए हैं। नामिक या वर्गीकृत मापन या मापनी। दूसरा बताया इन्होंने क्रमिक मापनी। तीसरा है अंतराल मापनी। और चौथा है हमारा इसमें अनुपात मापनी। देखिए 4 स्तर स्टीवेंस ने बताए, नामिक या वर्गीकृत मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। किसी भी बौद्धिक स्तर को मापने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में मापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अनुसंधानकर्ता, कोई भी परीक्षक इन 4 प्रकार की मापनियों का उपयोग कर सकता है। देखिए क्रमशः हम इनका अध्ययन करेंगे। नामिक या वर्गीकृत मापनी क्या है? जैसा कि नाम से अभी स्टीवेंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए देखिए इनका क्षेत्र, इन मापनियों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। कैसे? भावात्मक मूल्यों, नैतिक मूल्यों, इनकी जानकारी के लिए। भावात्मक मूल्यों, नैतिक मूल्यों, आदर्शों,
नैतिक मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों, अनुनय विनय, आदत, कौशल आदि के मापने के लिए इन मापनियों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। किसी की कला की विशेषताएं, किसी की पसंद नापसंद, किसी का सामाजिक व्यवहार, किसी के आदर्श, किसी का एटीट्यूड, अभिवृत्ति, अभिरुचि, इन सबको जानने के लिए, या किसी का व्यवहारिक कौशल, किसी का क्रियात्मक पक्ष, किसी का ज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष की कौन सा संवेग कब इस पर हावी होता है, कैसे होता है, कितनी मात्रा में होता है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इन सब क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए, इन सब क्षेत्रों का मापन करने के लिए इन चारों प्रकार की मापनियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आ गई थी हमारी नामिक मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। इन मापनियों के लिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग होने वाली इन मापनियों के लिए गिलफोर्ड ने 1954 में कहा कि मनोवैज्ञानिक मापनी विधियों के मनोवैज्ञानिक मापनी विधियों के मनोभौतिकी आधार ने इसकी तर्कपूर्ण और अंकगणितीय आधार ही इसको नहीं दिया। इन्होंने अपनी विधियों को भी की उपयोगिता को भी महत्व दिया। इस प्रकार इन मापनियों का हम विस्तार से अध्ययन अब करते हैं। पहली है हमारी नामिक या वर्गीकृत मापनी। नामित या वर्गीकृत मापनी। अब देखिए इस प्रकार की मापनी को शाब्दिक मापनी या मापनी भी कहा जाता है। नामिक मापनी का जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होते हैं नामिक, इसमें वर्ग समूह को एक स्पष्ट नाम, पहचान, चिन्ह, अंक, संख्या निर्धारित कर दी जाती है। इस प्रकार की मापनियों का प्रयोग सबसे सरल माना जाता है। यह सबसे निम्न स्तर का मापन है। यह सबसे सरल है, इसका प्रयोग सबसे निम्न स्तर का है। जिसमें आती है सरल है और सबसे निम्न स्तर की मापनी है। कैसे है देखिए, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। अब हमने एक कक्षा समूह तो बना दिया। उस कक्षा में एक ही नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 छात्र हो सकते हैं। अब इस मापनी का प्रयोग करके हम उनको एक स्पेशल संख्या दे देते हैं। जैसे आपने देखा ही है कि कक्षा में अधिकतर रोल नंबर से छात्रों को पुकारा जाता है। रोल नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं प्रत्येक छात्र को। इस रोल नंबर का क्या महत्व है, ये भी एक मापनी के अंतर्गत आता है कि इस रोल नंबर का महत्व क्या है। आपने देखिए एक बालक का नाम है मोहन, उसके फादर का नाम है जगदीश, दूसरे का नाम भी क्या है मोहन। अब यहाँ पर इस मापनी के प्रयोग द्वारा हमने रोल नंबर दे दिए, 1 या 2 या 3 या 4 जो भी है। अब इनको मोहन नाम से, अब हमने पुकारा मोहन, तो दोनों ही मोहन हमारे सामने आ जाएंगे। अब उन्हें केवल फादर्स नेम से हम पहचान सकते हैं। अगर हम किसी प्रकार की मापनी का प्रयोग नहीं करें तो उनकी पहचान सिर्फ उनके फादर का नेम है। लेकिन सपोज कीजिए हर बार फादर नेम से बालक को नहीं पुकारा जा सकता। हर काम के लिए फादर नेम को जोड़ना उचित नहीं लगता है। तो एक उस बालक को एक स्पेशल पहचान देने के लिए हो सकता है एक रोल नंबर हम अलॉट कर देते हैं। दूसरी बात, अगर मोहन के फादर का नाम भी क्या है, मोहन के फादर का नाम भी जगदीश है। अब आप कैसे पहचानोगे? अब तक तो हमने कहा कि हम फादर नेम के जरिए उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास उन दोनों की कोई पहचान नहीं रहती है। मिस्टेक होने की बहुत गुंजाइश रहती है कि एक के नंबर दूसरे की मार्कशीट में चढ़ गए, दूसरे के पहली में चढ़ गए, या हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं बता सकते। हो सकता है वह एक मोहन ने कोई गलती कर दी हो और कंप्लेन आपके पास उस मोहन की आई हो और सजा आप दूसरे मोहन को दे दो। तो ऐसी
गलतियों का निराकरण करने के लिए एक विशिष्ट समूह में व्यक्तियों की पहचान करने के लिए हम इन्हें रोल नंबर अलॉट कर देते हैं, जिससे कि उसे एक विशेष चिन्ह मिल जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में है, हर क्रिकेटर, हर फुटबॉल टीम में फुटबॉलर की टी शर्ट पर एक अंक होता है। वो इसलिए कि उन्हें अपनी बारी का इंतजार जो उसे नाम से नहीं पुकारा जा सके, उन्हें नंबर से पहचान हो जाती है उनकी। ऐसे ही भिन्न भिन्न शहरों में आपने देखा होगा, भिन्न भिन्न शहरों में हर शहर का, जैसे हमारी हिंडौन सिटी है, हिंडौन सिटी का एक है पिन कोड नंबर। हिंडौन सिटी का हमारे पास है, एक रहता है पिन कोड नंबर जो 6 डिजिट का होता है। इस पिन कोड नंबर से हम आसानी से हमारी जो डाक हैं, पोस्ट हैं, वो हमारे पास आ जाती है। जैसे हिंडौन सिटी का पिन कोड नंबर है 32 22 30 पिन कोड नंबर, ये है 32 22 30। ये यूनिक है। अब इसके अलावा यह पिन कोड नंबर किसी अदर सिटी का नहीं हो सकता। ऐसे ही जो आपने देखा होगा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, कहीं से अपना ट्रांसफ़र करवाते हैं, कोई भी कागज़ जब आप पोस्ट करते हैं, कहीं पहचान बताते हैं, कोई रिजर्वेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर हम इस पिन कोड नंबर से अपनी सिटी की पहचान बता सकते हैं। अगर यह हमें सही याद है तो यह स्पेशलाइज कर देता है हमारी सिटी को कि यह पिन कोड नंबर हिंडौन सिटी का है के अलावा अन्य किसी सिटी का नहीं हो सकता। कई बार हम जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आती है या हमारी लैंग्वेज उनके समझ में नहीं आती है, तो हम कहते हैं, वो पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ के हो रहने वाले, तो हम कहते हैं हिंडौन सिटी। अब वहाँ हिंडौन को ज़रूरी नहीं कोई जाने, दूर दराज के क्षेत्रों में, तो वो हमारी बात को समझ गए इंदौर सिटी। ऐसी जगहों पर हमें अपनी सिटी की पहचान बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमने एड्रेस लिखवाया, वहाँ से कोई चीज़ हमें मंगानी है और उन्होंने इंदौर का एड्रेस डाल दिया, इंदौर का पिन कोड नंबर डाल दिया, जबकि हमें बताना था हिंडौन का पिन कोड नंबर। तो ऐसी चीज़ों को वर्गीकृत करने के लिए नामिके या वर्गीकृत मापनी काम में ली जाती है। इनके द्वारा भिन्न भिन्न, आपने देखा होगा, एक ही सिटी कई जोन में डिवाइड होती है। जैसे जयपुर को देख लो, जयपुर फर्स्ट, जयपुर सेकंड, जयपुर थर्ड, ये जोन, फलाना जोन, 2 जोन, 3 जोन। तो ये इसीलिए डिवाइड किया जाता है जिससे कि एक एरिया की, एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, एक घटना की एक स्पेशल पहचान हो जाए। इसलिए इन क्रमिक मापनियों का, इस नामित या वर्गीकृत मापनी का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसे गुण के आधार पर अलग अलग वर्ग समूहों में रखा जा सके। अगला है हमारा, जैसे अगला है हमारा दूसरा, क्रमिक मापन या मापनियाँ। दूसरा है हमारा क्रमिक मापन या मापनियाँ। यही है, इसमें यही है, क्रमिक मापन नाम से स्पष्ट है, क्रमवार, क्रम से, जिस मापन में किसी को एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। देखिए, क्रमिक मापन ही वह मापनी है, इसका तात्पर्य है क्रम में व्यवस्थित करना। क्रमिक मापन वह मापनी है क्रमिक मापन वह मापनी है जिसमें एक वर्ग की इकाइयों को एक विशेष आधार, जिसमें एक वर्ग की इकाइयों को एक विशेष आधार,
एक वर्ग की इकाइयों को एक विशेष आधार पर विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक रूप से विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्रमिक मापन वह मापनी है जिसमें एक वर्ग की इकाइयों को एक विशेष आधार पर विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। देखिए, क्रमिक रूप से यानी उनका कोई निर्धारित क्रम होता है जो उन्हें एक दूसरे से पृथक करता है, एक दूसरे से अलग करता है। इसमें देखिए, आपने अधिकांश हमारी एग्ज़ाम देते हैं, हम फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, उसमें सब लोग बैठते हैं। अब हमें पता है जब हमारे नंबर आते हैं तो हमारा आता है, अगर हमारे नंबर आए 60% से ऊपर, ठीक है, तो हम आएंगे फर्स्ट डिवीज़न। यदि हमारे नंबर आए 50% तो हम आएंगे सेकंड डिवीज़न। यदि हमारे नंबर आए 40% तो हम आएंगे थर्ड डिवीज़न। तो एक डिवीज़न हमारा बन गया कि अगर हमारे मार्क्स 60% से ऊपर हैं तो हम प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी हैं। ये हमारा वर्गीकरण हो गया। तो क्रमशः ऐसा नहीं 60% वाले को फर्स्ट डिवीज़न दे दिया और 50% वाले को फिर फर्स्ट प्लस दे दिया, A+ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनको डिवाइड करने के लिए, क्रम से डिवाइड करने के लिए, विस्तृत और सूक्ष्म रूप से डिवाइड करने के लिए इस प्रकार की मापनी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की मापनी विधियों में कुछ विधियां और हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ विधियां और हैं, जैसे ये तो हो गया डिवाइडेशन संख्या के आधार पर हम कर देते हैं कि जैसे एक क्लास के वर्ग समूह को हमारे पास 200 विद्यार्थी हैं, उन 200 को हमें डिवाइड करना है तो किस आधार पर हम करेंगे, उन चीज़ों क्रम से हम कैसे करेंगे उनको, कि भाई इतने सारे स्टूडेंट हैं, कोई सी क्लास में बैठ जाओ, क्या ऐसे नहीं। हमने सेक्शन बना दिए 3, A, B और 3C, 3 सेक्शन हमने बना दिए। अब इन तीनों में उन 200 चार्ट को हमें एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे? या तो यही है बिना मापनी के, तो बिना क्रम के, तो अव्यवस्थित रूप से तो यही है, जिसको जो क्लास अच्छी लगे उस पर आप जाके बैठ जाओ। तो आज इसको ये क्लास अच्छी लगी, कल वो उठ के दूसरे सेक्शन में चला जाएगा, वो भी अच्छी नहीं लगी, तीसरे में चला जाएगा। वहाँ से कोई विद्यार्थी आएगा, वो फर्स्ट में A में आ जाएगा, B में आ जाएगा। तो ये अव्यवस्था को दर्शाता है। किसी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए हमें क्रमिक मापनी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए 4 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है हमारी श्रेणी मूल्यांकन विधि। पहला है हमारा श्रेणी मूल्यांकन विधि। श्रेणी मूल्यांकन विधि दूसरा है हमारा युग्मिक तुलना विधि। तीसरा है हमारा पदांक विधि। चौथा है हमारा क्रमिक वर्गों की विधि। देखिए, पहला है हमारा श्रेणी मूल्यांकन विधि। श्रेणी मैंने बताया आपको, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे A+, A, B, B+, C,
ऐसे हम इनको श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं। युग्मित तुलना विधि, इस मापनी के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उन दो वर्ग समूहों में आसानी से हम तुलना कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ए बी सी तीनों में हम 200 छात्र को रखते हैं, तो हम एक आधार तो ये ले सकते हैं जिसके विद्यार्थी के 60% से ऊपर है वे किस सेक्शन में जाएंगे, ए सेक्शन में बैठेंगे, और जिनके 50% हैं या 50 से 60% हैं वो बी सेक्शन में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और जिनके उससे कम है वह सी सेक्शन में स्थान ग्रहण करेंगे। आपको यह है, अगर हम देखें किसी विद्यार्थी की जानकारी हमें चाहिए तो हमें स्पष्ट रूप से पता होगा इस मापनी के आधार पर कि अगर इस विद्यार्थी की ये % है तो यह सेक्शन में विद्यमान है, ये है इसका सेक्शन, ये है, ये इसकी क्लास ये है। और दूसरा तरीका ये है, इसको देखिए, एक तो ये है % के आधार पर, और दूसरा है उनके नाम के अक्षर के आधार पर, अल्फ़ाबेट के आधार पर। जैसे ए से एल तक के छात्र या ए से के तक के छात्र ए सेक्शन में होंगे, बाकी एम से ओ तक के छात्र या पी तक के छात्र बी सेक्शन में होंगे, पी से और लास्ट जेड तक के छात्र सी सेक्शन में होंगे। तो ये लेवल नाम के आधार पर हो गया। कई बार हम देखते हैं मौखिक एग्जाम लगती हैं, रिटन एग्जाम भी लगती हैं, तो उनके रोल नंबर जो अलॉट किए जाते हैं वो इस मापनी के थ्रू ही किए जाते हैं, या तो अल्फ़ाबेट क्रम में, उन्हें अल्फ़ाबेट में ही हमारे रोल नंबर अलॉट हमें किए जाते हैं, और क्लास में हम उसी हिसाब से अपने आप अपनी शीट पर आकर बैठ जाते हैं। पदांक में आ गया %, क्रमिक वर्गों की विधि, क्रमिक वर्गों में आ गया ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन। इस प्रकार इन मापनियों के द्वारा हम भिन्न छात्रों का आसानी से मापन कर सकते हैं। इस प्रकार की मापनियाँ इस प्रकार की मापनियों में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं आदि को किसी गुण समूह के आधार पर वर्गीकृत व्यक्ति, वस्तु, घटना व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि को किसी गुण समूह के आधार पर निम्नतम से उच्चतम से निम्नतम स्तर पर हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्नतम से उच्चतम, आपने देखा होगा हम सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में रहने के ही, समाज में स्थान प्राप्त करने का भी एक कोई ना कोई आधार जरूर होता है। प्राचीन काल में हम देते थे कि पूरी सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में विभक्ति, कितने वर्णों में, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में विभक्ति प्राचीन काल में। तो ब्राह्मण होते थे उनका एक कार्य होता था, क्षत्रिय होते थे उनका भी निश्चित कार्य होता था, वैश्य होते थे उनका भी निश्चित कार्य होता था, और शूद्रों का कार्य होता था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस प्रकार से समाज की व्यवस्था आसानी से चलती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे समाज उन्नति करता गया, परिवेश बदलता चला गया, शिक्षा का दौर आया और हमने इन सबको वर्ण व्यवस्था को नकार दिया। अब वर्तमान में हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर हमने इसका समाज का वर्गीकरण किया है कि अर्थ की दृष्टि से जिसका व्यवसाय बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है पैसे की दृष्टि से, जिसने अपना रुतबा जमाया है, वह उच्च वर्गीय, उच्चतर वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, आर्थिक आधार पर हम इसका कर सकते हैं। उच्च वर्ग वह है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसने अपना बहुत सारे कारोबार चला रखे हैं, कारखाने चला रखे हैं, व्यवसाय करता है, बहुत करोड़ों का उसका लेन देन है। मध्यम वर्ग है वह यही है कि वह मेहनत करके अपनी आजीविका चला लेता है, अपने बच्चों का पालन कर लेता है। निम्न वर्ग में आ जाते हैं जिनको खाने के लिए भी भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये हमारे आर्थिक आधार पर इस प्रकार का वर्गीकरण हमने कर दिया। किस मापनी के द्वारा?
क्रमिक मापनी के आधार पर। ऐसा नहीं है निम्न वर्ग का उच्च वर्ग वाला कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो निम्न, जिसके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी गरीब है, उनको हम उच्च वर्ग में सम्मिलित कर दें। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था चल रही है। तो ये मापनियाँ एक वर्ग को दूसरे वर्ग से बड़ा, पहले से बड़ा, दूसरे से छोटा, तीसरे से छोटा, तीसरा सबसे छोटा, इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत करती हैं। कौन व्यक्ति कितना बड़ा है, कौन व्यक्ति कितना छोटा है, किस वस्तु का वजन ज़्यादा है, किस वस्तु का कम है, इन सब में अंतर करने के लिए, इन सब में तुलना करने के लिए, इन सब की अपनी विशेषताओं के आधार पर, गुणों के आधार पर पहचान करने के लिए क्रमिक मापन या मापनियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें निम्न प्रकार की विधियां काम में ली जा सकती हैं: श्रेणी मूल्यांकन विधि, युग्मित तुलना विधि, पदांक विधि और क्रमिक वर्गों की विधि। ये थी हमारी आज की नामिक मापनी और क्रमिक मापनी। इसके बाद आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।